हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से आपके ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है आरटीआई लगा सकते हैं, या फिर जो हमारा ग्राम पंचायत होती है उसमें हमें कोई भी क्वेरी हो कि हमारा जो फंड है वो कितना आया था, कितना यूज़ कर लिया गया है, कितना उस पर तरक्की देखने को मिली है, सही से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि हमें कोई तरक्की नहीं देखने को मिली है, या फिर हमारी जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि हमें अपनी तहसील से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना होता है कि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो कितनी है, लाइक पुश्तैनी है हमारी या है भी या नहीं, पुश्तैनी है तो उसका एरिया कितना है, या फिर नॉर्मली हमारी जो लैंड रिकॉर्ड्स है उससे रिलेटेड हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हमें कैसे मिले, और भी हमारी जो भूमि रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो एक ही तरीके की आरटीआई होती है, आरटीआई अलग नहीं होती है, सिर्फ हमारी क्वेश्चंस बदलते हैं, हमारे जो डिमांड्स होती हैं कि हमें ये आपसे उत्तर चाहिए वो बदलते हैं। बाकी प्रोसेस जो है हमने इसमें आपको दिखाई दिया था कि क्या है। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट सिर्फ ये लिखना दिखाऊंगी कि ग्राम प्रधान से हम लिखें कैसे, उसके लिए जो आरटीआई है अपने हाथों से हम उसे कैसे लिखें। ये तो आपकी बनी बनाई आरटीआई थी, तो हम डायरेक्टली उस पर बाकी सारी चीज़ें स्किप मारते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें लिखना कैसे है। जो पहला वाला फॉर्मेट था उससे हमें इजीली पता चल रहा है कि हम किस तरीके से आपकी तहसील में लगा सकते हैं आरटीआई उसके जन सूचना अधिकारी को, ताकि हम वहाँ से भूमि का विवरण ले सकें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम ग्राम प्रधान के लिए कैसे लगा सकें, कि उससे हमें जानकारी चाहिए, मतलब हमारे ग्राम से रिलेटेड, हमारे विलेज से रिलेटेड जो भी हमें क्वेरीज हैं उसका हमें कैसे आंसर मिले, तो हम कैसे लगाएं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अब आप इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, एक एक शब्द को, बस अपने क्वेश्चन को अलग कर लीजिएगा जो जो आपके मन में आए। तो इसीलिए ये वीडियो है। तो देखो क्या करना है। पहले तो हमें वही लिखना होता है जो हमें लिखना होता है कि सेवा में। फिर उसके बाद हम किसे लगा रहे हैं, सबका पीआईओ होता है, तो पीआईओ को हिंदी में बोलते हैं जन सूचना अधिकारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जन सूचना अधिकारी। फिर आप चाहें तो ग्राम प्रधान भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप अपने ग्राम के जो पर्टिकुलरली लगा रहे हैं तो अपने ग्राम प्रधान के बारे में भी लिख सकते हैं, फिर अपना यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। और अगर इसे स्किप करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ग्रामीण जो विकास विभाग होता है। ठीक है, होप सो आपको थोड़ी राइटिंग समझ में आ रही हो, क्योंकि वैसे लिखने में और इस तरीके से लिखने में थोड़ा साफ नहीं होता है। ठीक है, तो जन सूचना अधिकारी, फिर हमारा हो गया ग्रामीण विकास विभाग। अब आप अपना पर्टिकुलर थोड़ा एड्रेस और मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप अपने गांव का नाम लिख के उसके आगे उसकी तहसील का नाम, और उसके बाद अपने जिले का नाम, और आगे अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिटेल वर्जन चाहिए। मान लीजिए कोई गांव का नाम है चांदपुर, तो यहाँ पे चांदपुर लिख दो। चांदपुर वैसे शहर का नाम हो सकता है या फिर गांव का कुछ भी हो सकता है, तो चांदपुर लिख दो। फिर उसके बाद जो तहसील होगी उस तहसील का नाम लिख दो आप अपनी, फिर कॉमा लगा के फिर अपना जो आपका जिला लगता है उस जिले का नाम लिख दीजिए। फिर आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो ये ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड है, राजस्थान है, कुछ भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये बड़ा आपका एड्रेस हो गया। छोटा है अगर इसकी जगह लिखना है तो अपना नॉर्मल भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि अंदर आप जाके डिटेल्स हैं वो आप अंदर लिखने वाले हो। ये है पर्टिकुलरली उसके लिए कि आप किसको। ठीक है, तो ये आपका जो था तहसील हो गई, और ये आपका जो है जिला हो गया। तो ये आपका डिटेल वर्जन हो गया एड्रेस का, किसको लगा रहे हैं हम, जो जन सूचना अधिकारी को। फिर हमें लिखना होता है अपना विषय। विषय हमारा क्या है, विषय यह है कि हम आरटीआई लगा रहे हैं, हम उसका आवेदन दे रहे हैं किसके तहत, जो उसका सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005। तो हम लिख सकते हैं इसमें सूचना का अधिकार, कौन सा अधिनियम है हमारा, 2005 का। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। ठीक है, ये आपका विषय हो गया जो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम महोदय, फिर वो हमारा डेजिग्नेशन वगैरह आ जाएगा कि हम किस तरीके से। ये बेसिक आरटीआई की बात नहीं है, ये बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं जो आप हर जगह लगाते हो, चाहे बैंक में जाते हो तो लगाओगे, किसी अदर ऑफिस में जाते हो तो लगाते हो। एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट थोड़ी बदलता है, सिर्फ हम जिसको भेज रहे हैं वो बदल जाता है। और आरटीआई में ये हो जाता है कि हमें मोस्टली क्या पूछने होते हैं, क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो बीच में हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि घबराते हैं कि पता नहीं क्या लिखना है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे, क्योंकि कमेंट्स में मैंने पढ़ा है कि हमें आरटीआई लगानी नहीं आ रही, हमें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आ रही। एप्लीकेशन लिखनी तो हमें बचपन से स्कूल में सिखाई जाती है, वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसमें घबराने की नीड नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह लिखिए। एक चीज़ काफ़ी लोग है यहाँ पे इसको चांदपुरी मत लिख देना, ये आपका क्या था, ये आपका गाँव होगा,
गांव का नाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये XYZ है, ये किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। ये तहसील सबकी बदल जाएगी, सबका अलग अलग होगा, आपका जिला जो होगा वो भी सबका अलग होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग होंगी और अपने हमारे RTI लगाने वाले आवेदक के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर से एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये मैंने नीचे लिखा है ना, गांव वगैरह ये डिटेल, ये तब लिखेंगे आप जब आप ग्राम के प्रधान को लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखो ग्राम प्रधान है तो प्रधान तो वो अपनी एरिया का होगा ना, पर्टिकुलर, तो उस एरिया को आप सिंबलाइज करते हुए लिख रहे हो कि भाई इस चांदपुर गांव के इस तहसील के फलाने जिले के उत्तर प्रदेश में के जन सूचना अधिकारी को लगा रहे हैं। लेकिन जब आप ग्रामीण विकास विभाग के लिए लगाएंगे तो ये पूरे विभाग को दर्शाता है। तो विभाग जो होगा आपके किसी जिले का होगा, हो सकता है पूरे आपके वैसे जिले का ही होगा। तो जैसे ग्रामीण विकास विभाग है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं अपने जिले का नाम लिखेंगे केवल। जैसे मान लीजिए है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया, बिजनौर हो गया, या फिर कोई भी जिला हो गया आपका, तो प्रयागराज कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर ग्रामीण विकास विभाग लिखना है तो उस वक्त आपको जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश या जो भी आपका जिला है वो लिखना है। और अगर ग्राम प्रधान करके लिखेंगे तब आप लगाएंगे ये, ठीक है, ये वाला पता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको रैंडम ध्यान में आए, विकास विभाग लिखेंगे तो बड़ा जगह लिख दीजिए, जिले का नाम लिख दीजिए, और ग्राम प्रधान को लिख रहे हैं तो पूरा छोटा करके लिख दीजिए, जो भी छोटी छोटी बेसिक डिटेल होती है, गांव, तहसील, जिला वगैरह। फिर हमारा आ गया मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम अपने बारे में बताएंगे, अपने क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, और हम उनसे क्या चाहते हैं उन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मेंशन कर देना है डिटेल में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कैसे शुरू करेंगे, वही जो हम लिखते हैं सविनय निवेदन। सविनय निवेदन है कि मैं, अब इस बॉक्स में आप लिखेंगे किसका नाम, अपना नाम, ठीक है, जो भी लिख रहा है आपका X% तो वो उसका नाम आ जाएगा। फिर कॉमा लगा के दूसरे बॉक्स में लिखेंगे आप अपने एरिया का नाम। अब सारी इंफॉर्मेशन अपनी देनी है बेस्ट, कि आप किस ग्राम से या पंचायत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अपना नाम हो गया, ग्राम पंचायत का नाम हो गया। ये बॉक्स बनाने नहीं है, इस बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ अपनी उन चीजों को लिखते हुए चले जाना है। जैसे कि सविनय निवेदन है कि मैं ना, तो फिर यहाँ पे नाम, तो मैं मान लीजिए किसी का नाम सुधीर कुमार है और वो आपके महोबा गांव से बिलोंग करते हैं, तो सविनय निवेदन है कि मैं सुधीर कुमार, महोबा। बाकी सारी चीज़ें सबको बेसिक पता ही होती हैं, ये इतना डिटेल की बात नहीं है, लिखना सबको आता है। फिर नेक्स्ट बॉक्स, बस प्लीज़ बॉक्स का मतलब बॉक्स नहीं समझिएगा, बॉक्स नहीं आएगा। ये है आपका विकास खंड के बारे में लिख दी, मतलब मेंशन कर दीजिए कि विकास खंड क्या है आपका। फिर आपका जिला क्या है, उस जिले का नाम लिख दीजिए, और आपका राज्य क्या है, उस राज्य का नाम लिख दीजिए। तो ये तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये, मेरी ये विकासखंड, मेरा ये राज्य और मेरा जिला ये है, कर रहने वाला या रहने वाली हूँ। फिर आप अपने क्वेरीज पे आ जाएंगे कि मुझे क्या आपसे चाहिए। तो आप बताएंगे जैसे कि श्रीमान जी से मुझे X पंचायत, ठीक है, जिस भी पंचायत के बारे में आपको पता लगाना है तो उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए कि मुझे इस पंचायत के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं चाहिए। पंचायत के बारे में निम्नलिखित, जो भी हम नीचे लिखेंगे वो क्या चाहिए, हमें सूचनाएं चाहिए, या फिर कुछ भी कि मैं सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया कर मेरी उलझनों को सुलझाइए। लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप मार सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हमें जो सूचनाएं चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम उन सूचनाओं के बारे में लिखेंगे, तो हम नंबर डाल के लिख सकते हैं। नंबर इसलिए डाल देते हैं क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सूचना चाहिए, तो क्लियर हमें साफ दिखना चाहिए कि हमारी RTI में हमारी क्वेरीज क्या है, हमारे क्वेश्चन क्या है। तो मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्लियर अपने सारे क्वेश्चन को पूछ लो। तो आपके क्वेश्चन क्या हैं वो डिपेंड करता है कि आपके खुद के क्वेश्चन क्या हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि मेरे क्वेश्चन क्या हैं। तो हम जैसे हमें ये पता लगाना है कि कितने प्रधानमंत्री के उसमें आवास जो है आवंटित हुए हैं इस ग्राम पंचायत को, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो हम यहाँ पे ईयर के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें
जो भी चीज़ सरकारी जो योजनाएं आती हैं वो ईयर के हिसाब से तो आती हैं कि इस कार्यकाल के लिए, जैसे 2020 से 2021 के लिए ये योजनाएं आई हैं, 2021 से 22 के लिए इतने शौचालय आए हैं, इतने आपके घर आए हैं आवास के तहत। तो हम ईयर के साथ मेंशन करेंगे क्योंकि हमें उनसे क्लियर पूछना है कि ये बताओ कि इस साल के अंदर कितना कुछ आया है। बाकी और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ष मान लीजिए आपको 2022-23 के अंतर्गत जानना है आपको, तो आप लिखेंगे वर्ष 2022-23 में आपके कितने जो हैं प्रधानमंत्री जो आवास हैं वो आवंटित हुए हैं, ठीक है। आवंटित हुए थे या हैं, वो ईयर के ऊपर है कि ईयर चल रहा है, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में, या फिर आपको पुराना जो है डाटा वो निकल लाना है, तो वो थे या है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब जो है मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन और पूछना है हमें कि वर्ष 2019 और 20 में जो हमारी रोड है, तो रोड लिख दीजिए, या फिर जो भी इसके लिए हिंदी वर्ड होता होगा वो देख लीजिएगा। तो रोड के निर्माण के लिए कितना आपका जो वित्त है, मतलब कि फंड है वो आया था, तो कितना वित्त प्राप्त हुआ था। अब मान लीजिए इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन है तो यहीं पे लिख दीजिए, तो ये 2.1 करके आप पूछ लीजिए, या फिर इसी के अंदर पूरा कुछ क्वेश्चन को और मेंशन कर लीजिए कि क्या वह सारा इस्तेमाल हो गया था, मतलब जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे हो, क्या वह संपूर्ण इस्तेमाल की जगह कोई और वर्ड यूज़ किया जा सकता है, वो आपकी विवेक व बुद्धि पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक और हो गया। और अगर इसके अंदर और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है। अब मान लीजिए हमारा कोई एक और क्वेश्चन है तो आप फिर से लिख सकते हैं, लाइक आपने शौचालय जो होता है उससे रिलेटेड कोई पूछना है। ये पर्सन टू पर्सन है कि उसे एक क्वेश्चन पूछना है, उसको आपके 2 क्वेश्चन पूछने हैं, या फिर उसको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, 10 क्वेश्चन पूछने हैं, उस हिसाब से आप पूछ लीजिए, ऐसे फ्रेम कर लिया। तो यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका पूरा एड्रेस आ गया कि आप किसके बारे में पता करना चाहते हैं। फिर ये आ गया कि आपने ये जो है क्वेश्चन कौन से पूछ लिए हैं, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए आरटीआई में। अब आप क्या मांगेंगे उनसे, कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने मांग लिए। अब आप उन्हें बताएंगे कि आप इसके लिए क्या है, आपने फीस जो है पे कर दी है। अब आपने अपने सारे क्वेश्चंस तो पूछ लिए, अब आप क्या करेंगे, अभी उनसे ये बोलेंगे कि हमें ये कहाँ चाहिए, तो आप बता देंगे कि जो ये सभी सूचनाएं हैं मेरे पते पर निर्गत कराएं, ठीक है। ये सारी सूचनाएं निम्न पते पर भेज दी जाए। अब इसके बाद हमें ये बताना है उन्हें कि हमें फ़ी कैसे पे करनी है, मतलब हमने फ़ी कैसे पे की है। अगर आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया तो आप उसके बारे में बताएंगे, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से आपने पे किया तो आप इसके बारे में बताएंगे, अगर आपने उन्हें चेक दिया तो उसके बारे में बताएंगे, या फिर आपने कुछ भी मेंशन नहीं करा है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ जाके आप खुद ही उनको पैसे दे रहे हैं और जो है कैश के थ्रू रिसिप्ट लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मेरे द्वारा जो वो भुगतान है वो स्वयं जाकर, ठीक है, स्वयं जाकर कैश के थ्रू किया गया है, तो यहाँ पे ये लाइन लिख दीजिए। और अगर किसी और आप साधन को अपना रहे हैं तो वो साधन के बारे में लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए पोस्टल ऑर्डर ही आपने लिखा, उसके थ्रू आप मांग रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो है मैं आरटीआई हेतु जो फीस है, तो अगर कैश हुआ तो नगद बोल दीजिएगा, ठीक है। तो फीस जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपका जो है 10 रुपए के हिसाब से भेज रहा हूं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 रुपए ही भेजें, आप जो है 50 रुपए वाला जो होता है वो भी लगा सकते हैं, 100 रुपए वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 रुपए का इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आरटीआई की मिनिमम फीस कितनी होती है, मिनिमम फीस ही उसकी 10 रुपए की होती है, तो आगे अपना जो अमाउंट है वो देना व्यर्थ है। और जो बीपीएल कार्ड्स वाले होते हैं उनके लिए 0 फीस होती है, कोई फीस नहीं होती है। और अगर आप ज़्यादा लगा तो हम वैलिड है, मतलब इतने रुपए से लगाना वैलिड है, लेकिन जो वो पैसे बचेंगे ना वो व्यर्थ है। मान लीजिए 100 रुपए का आपने लगा दिया पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपए की फीस है तो 90 रुपए तो आपके वेस्ट चले गए। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सारी जानकारी मांगी है, और जानकारी जो आएंगी वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे देंगे, लाइक पेपर्स भेजेंगे। अब उसका कॉस्ट मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपने 2-2 प्रतिलिपि मांगी है कि मुझे सबकी 2-2 भेज दीजिए, तो आपको पता है कि उनका भी कुछ खर्च हो रहा है, तो आप एक तरीके से एक निवेदन या रिक्वेस्ट के तौर पे बोल भी सकते हैं कि मैं आपको 100 रुपए भेज रहा हूँ, मतलब 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ, वो इसलिए कि हो सकता है कि आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त करवाने में जो फीस लगेगी आप इसमें से काट लीजिएगा।
और अगर कुछ पैसा बचता है तो वो भी आप मुझे वापस भेज दीजिएगा। मतलब ये सारे आपके अधिकार हैं कि आप क्या उनसे अपनी विवेक के अनुसार ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि मैंने आपको ज़्यादा पैसा अदा किया है, तो जितना आपका इस्तेमाल होता है आप यूज़ कीजिए, बाकी आप मुझे वापस भेज दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा ही वो हैं दयालु टाइप, तो आप बोल दीजिएगा ठीक है आप इसे रख सकते हैं। बाकी आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि मेरे जो भी अमाउंट बचेगा उसको आप ट्रेजरी के अंदर जो है जमा कर दीजिएगा। तो ये जो लाइन होंगी यहाँ पे लिखने की, वो आपके विवेक के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगी कि क्या है, जैसा जैसा आपको लग रहा है। आपको मान लीजिए कि आपकी आरटीआई छोटी सी है, 10 रुपये के हिसाब से हमें एक ही जवाब तो चाहिए, तो आप कुछ मत लिखिए, उसको स्किप कर दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने ज़्यादा पैसे भेजे हैं, मेरे तो पैसे बच जाएंगे, तो उनसे वापस मांग लीजिए, ठीक है, कि जितना यूज़ होता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, थोड़ा जो है ट्रेजरी में जमा कर देंगे, तो यहाँ उनसे ट्रेजरी में जमा करवा लीजिए। या फिर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं कि अगर इसके अतिरिक्त भी कोई शुल्क लगेगा, ठीक है, तो मान लीजिए अतिरिक्त शुल्क लग रहा है, तो मैं उस शुल्क को भी पे करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो आप लिख सकते हैं अतिरिक्त शुल्क लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा रिप्लाई में, मैं उसको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात हो गई। तो मतलब मान लीजिए आपने 10 रुपये का ही भेजा, तो ठीक है 10 रुपये का भेज दीजिए, और ये वाली लाइन जो है इसको मेंशन करके नीचे लिख दीजिएगा कि इसके अतिरिक्त भी कोई और शुल्क होगा तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मेरी आरटीआई को वक्त रहते मेरे पते पर निर्गत कर दीजिए। तो ये लाइन हो गई, ठीक है। फिर आपका क्या है, आरटीआई बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई है। अब आपको क्या लिखना है, अगर मान लीजिए आपने आईपीओ लगाया है, ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाया है, तो इसका क्रमांक जो है वो मेंशन कर दीजिएगा इस साइड में। पहले तो अपना पता, चलिए अपना जो बाकी चीज़ें है वो लिख दीजिए यहाँ पे कि है ना भवदी है। फिर आप अपना हस्ताक्षर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब बना सकते हैं। यह हो गया आपका नाम। फिर आप अपना संपूर्ण पता लिख दीजिएगा। अपने संपूर्ण पता में आपकी सारी चीज़ें हो गई, ग्राम, जहाँ भी आप रहते हैं, शहर में रहते हैं तो शहर, गांव में रहते हैं तो गांव, वैसे गांव के लिए लगा रहे हैं तो गांव में ही रहते होंगे, गांव हो गया। और अपना जो तहसील हो गया, फिर आपका जिला हो गया, और आपका राज्य हो गया। और अगर अपना मोबाइल नंबर भी पता डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर जो भी होगा, चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी इस पूरी चीज़ को ही सही नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए किसी को डर लगता हो कि मैं तो अपना एड्रेस, मुझे जानना तो सारी बातें हैं लेकिन मैं अपना नाम नहीं देना चाहता और कहीं मैं पकड़ में आ जाऊँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप किसी इस तरीके का भी एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे आपको आरटीआई का जवाब रिसीव हो जाए। क्योंकि आरटीआई जो होती है गोपनीय होती है, वो उसके ऊपर कभी इस तरीके से नहीं होता है एक्शन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पता चल जाएगा तो वो हमारी वाट लगा देगा कि इसने ये क्यों लगाई करके, तो भाई आपका अधिकार है पहली बात तो, और वाट नहीं लगती है इस तरीके से। और ये गोपनीय है, जिसको आपने पूछी है उसको पता है, उसने आपको जवाब दिया, उसके अलावा इसे अन्य किसी और को नहीं पता होता है। तो और ज़्यादा ही आपको रिस्क है तो अपनी सारी आइडेंटिटी को क्लियरली रिवील ना करें। यहाँ पे किसी और नाम पता वगैरह से अपनी आरटीआई का जवाब ले लीजिए, मतलब अपना क्लियर मत दो, कुछ और दे दो जिससे बस आपको वो लेटर रिसीव हो जाए, ठीक है, लेटर रिसीव हो जाए। और लेटर रिसीव हो जाएगा तो आप उसको पढ़ सकते हो और आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हमने पिछली बार भी देखा था, यहाँ पे आप अपने आईपीओ का जो नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर एक और चीज़ है, जो अटैच पोर्शन होंगे ना, लाइक संलग्न जो होंगे उनके मेंशन कर देना कि मैं आरटीआई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अभी हमने तो सिर्फ ये चीज़ें मांगी हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्या करें हमने पूछे हैं। मान लीजिए थोड़ी सी और चेंज होती है आपकी आरटीआई, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने थोड़ा सा दस्तावेज जो है अपनी तरफ से भी लगाए हैं ताकि आप मुझे बेहतर सूचना दे सकें। तो आप जितने भी आपने लगाए होंगे उनका नंबर लिख दीजिएगा कि मैंने 2 दस्तावेज लगाए हैं। चाहे तो उन दस्तावेजों का नाम भी लगा दीजिए कि मैंने इसकी प्रतिलिपि लगाई है ना, तो उन प्रतिलिपि का आप नाम मेंशन कर सकते हैं। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जो भी होंगे वो सब यहाँ पे लिख दीजिए। और लास्ट में एक अच्छा सा धन्यवाद लिख दीजिए, और कुछ नहीं है आरटीआई में, ठीक है। आपके ये आपका संपूर्ण आरटीआई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं। एक मैं छोटा सा रेफरेंस में इसको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। तो ये तो फिर पहले पोर्शन में आप जिससे भी आरटीआई मांग रहे हैं उस मांगने वाले से, ठीक है, तो जिससे मांग रहे हो आरटीआई मांगने वाले का पता, तो उसका पता आ जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन जो है ये आपके आवेदक का इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी आवेदक ने जो भी पूछा होगा। और उसके बाद ये जितने भी हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं। और फिर इसके बाद हमें ये पता है कि ये हम अपनी जो हमने फ़ीस पे की है उसके बारे में डिटेल है, ठीक है, ये आपकी डिटेल के बारे में, ये नहीं लिखना है,
जो ये चीज़ है ना, ये बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है भाई। ये तो सिर्फ मैंने बताया कि क्या क्या करना है उस तरीके से। तो ये हो गया आपका, और ये नीचे जो है ये आपका पता हो गया, ठीक है, जो RTI लगा रहा है। और ये हमारे जो हैं रेफरेंस नंबर हो गया, और अटैच वगैरह जो भी हमने चीज़ें अपनी साइट से जो हैं वहाँ उन्हें दी हैं, लाइक ये फ़ीस की ID और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की ID। तो ये आपका पूरा का पूरा RTI का प्रोसीजर है। होप सो आपको कम्प्लीटली इसमें समझ आया हो। और ये ईजीएस्ट मेथड है, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस क्या हैं, डिपेंड करेगा लगा किसको रहे हो और मन में क्या क्वेरीज़ हैं। तो इस तरीके से इजी रास्ते को अपना के आप अपनी RTI लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको दूसरी तरीके की किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे लगानी है जिसका सिर्फ आपको ये चाहिए कि हमें पूरी लिखा के दे दो, तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं।